हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अब देखिए, मुझे पता है आप लोग यहाँ पर बायोटेक, क्वालिटी एश्योरेंस और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की यूनिट नंबर 2 का वेट कर रहे हो। देखिए, इनकी यूनिट 2 के लेक्चर्स आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा एक्चुअल में इनकी जो कॉपियाँ हैं वो थोड़ी दूसरी जगह पे हैं और अभी हम थोड़ा दूसरी जगह आए हुए हैं, इसी वजह से इनके लेक्चर्स नहीं आ पा रहे, बट बहुत जल्दी आपको इनके लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 1 और यूनिट 2 के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आई होप कि आपने उनको देख लिया होगा। देखिए, उनको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों के साथ मेरा नाम है अर्षित पांडे। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है, ये हमारी वो दवाएं होंगी जो कि हमारे यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। तो टीबी को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं हमारी यूज करी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टीबी क्या है ना, कि पहले तो ये हमारी बहुत एक कह सकते हो सीरियस डिजीज हो गई थी इंडिया में। टीबी के केसेस बहुत ज्यादा ही बढ़ गए थे और टीबी से होने वाली डेथ्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन आज के दिन में अगर आप लोग को शायद ही रेयरली ही कभी सुनने में आता होगा कि किसी की डेथ यहाँ पे टीबी से हो रही हो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे टीबी को बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे जो है इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्कवर कर लिया है, और उसी ट्रीटमेंट को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस ट्रीटमेंट में भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको पेशेंट को जरूर फॉलो करना होता है। अगर उन कंडीशंस को पेशेंट नहीं फॉलो करता है तो यहाँ पे ये दवाएं भी हमारा जो है टीबी को ठीक नहीं कर पाती हैं। तो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और टीबी के बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे जो कि आप लोग को पता है या फिर नहीं भी पता है। तो सबसे पहली बात देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमारी वो डिजीज है जो कि हमारे टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती है। अब टीबी क्या होता है, देखिए, टीबी हमारा एक टाइप का इन्फेक्टियस डिजीज होता है। ठीक है, मतलब पहली बात की, अगर ये किसी को हो जाता है, जैसे कि आप लोग को जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि भाई टीबी में मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, कि किसी को बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, है ना। तो खांसी आ रही है तो काफी लंबे टाइम तक, मतलब 2-3 महीनों से खांसी आई जा रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे टीबी का एक मेजर सिम्टम मानते हैं। तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि खांसी वाली टीबी को ही अगर हम लोग देखें, तो उसमें क्या होता है भाई, कि अगर ऐसा बोला जाता है कि कोई अगर खांस रहा हो, ठीक है, कोई अगर कफिंग कर रहा हो, तो वहां पे या फिर कोई छींक भी रहा हो, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा उससे दूर रहना चाहिए, या फिर छींकते समय हमें अपने चेहरे पे एक रुमाल वगैरह ढकनी चाहिए। देखिए, ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो भी पर्सन यहाँ पे स्नीज कर रहा हो या फिर खांस रहा हो, तो अगर उसको टीबी होती है ना, तो ये हमारा एक इन्फेक्टियस डिजीज होता है, जो कि अगर मान लीजिए उसके ड्रॉपलेट्स आप लोग की जो है कह सकते हो ब्रीथिंग के थ्रू या फिर किसी भी थ्रू अगर आप लोग की बॉडी में भी चले गए, तो आप लोग की बॉडी में भी जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो एंटर कर सकता है। और टीबी हमारा जिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और इसी के नाम पे इसका नाम भी, मतलब इसी बैक्टीरिया के नाम पे इसका नाम, इस बीमारी का नाम हमारा टीबी पड़ा है। टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, और इसको कॉज कौन करता है, हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये अकेला बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा टीबी कॉज करता है। बाकी देखिए, ये हमारी जो ड्रग्स हैं ये हमारा या तो बैक्टीरिया को किल करती हैं, तो इसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। अब ये ड्रग्स कैसे काम करते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। बाकी थोड़ा सा अगर हम लोग ट्यूबरकुलोसिस को और देखना चाहें, तो देखिए वही चीज़ है कि ट्यूबरकुलोसिस हमारा एक बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज है, जो कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा देखिए, सबसे पहली बात कि ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलने वाली डिजीज है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझिएगा कि आप लोगों ने आज तक यही सुन रखा होगा कि टीबी मतलब कि लंग्स की बीमारी है ना, कि पर्सन को, किसी को जब बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो तभी उसको टीबी होता है। बट नहीं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, एक होती है जो हमारी लंग्स, देखिए लंग्स की टीबी डेफिनेटली सबसे ज्यादा केसेज यहाँ पे लंग्स वाली टीबी के ही देखने को मिलते हैं, जहां पे पर्सन को बहुत लंबे टाइम से खांसी आ रही होती है। लेकिन कभी कभी टीबी हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। देखिए, टीबी का सिंपल सा मतलब है कि हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो हमारा जरूरी नहीं कि लंग्स में करे। ज्यादातर वो लंग्स को ही टारगेट करता है, लेकिन वो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को भी टारगेट कर सकता है। और अगर अदर बॉडी पार्ट्स को करेगा तो वहां पे खांसी वगैरह थोड़ी आएगी। तो टीबी का जो मेजर सिम्टम है वो खांसी आना नहीं होता है, बल्कि हम लोग अभी देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे समझ पाओगे कि टीबी का मेन सिम्टम्स यहाँ पे होता है वेट लॉस, ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंट आप लोग को बुखार वगैरह आ रहा हो, तो ये सारे हमारे टीबी के मेन सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि खांसी ही आए, क्योंकि खांसी तब आएगी जब लंग्स की टीबी होगी। अगर टीबी किसी और बॉडी पार्ट्स में हो रही है तो वहां पे खांसी नहीं आती है पेशेंट को। बाकी देखिए, इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होगा बेस्ड ऑन साइड ऑफ एक्शन होगा, ठीक है, मतलब कि किस साइड पे, किस बेस्ड ऑन, मतलब
बेस्ड ऑन साइट, ठीक है, यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन नहीं होगा, बेस्ड ऑन साइट, यानी कि किस साइट पे हमारी टीबी अफेक्ट कर रही है। तो देखिए साइट का मतलब है कि हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हमारा लंग्स में हो रही है तो लंग्स वाली टीबी को हम लोग बोलते हैं पुलमोनरी टीबी। और अगर लंग्स के अलावा कहीं और हो रही है, ठीक है, और कहाँ कहाँ और हो सकती है, देखिए हमारा जीआईटी में हो सकता है, लिम्फ नोड में हो सकता है, लिम्फ नोड की टीबी हमारी काफी फेमस है, ठीक है, और बोन्स में हो सकता है, जॉइंट्स, ब्रेन, किडनी, स्किन, कहीं भी हो सकता है। तो अगर लंग्स में हो रहा है तो सिंपली हम लोग पुलमोनरी टीबी बोलेंगे, और लंग्स के अलावा कहीं और हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव स्टेट। तो यहाँ पे देखिए इसको आप लोग ध्यान समझिएगा कि टीबी ना, टीबी एक होता है हमारा यहाँ पे एक्टिव टीबी, जो कि क्या करता है, जो कि अपना सिम्टम शो करता है जब भी पेशेंट को होता है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा बुखार आने लगता है, बहुत कमजोर हो जाता है, उसका वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव टीबी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाता है और स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब स्पोर क्या होता है, स्पोर जो है जनरली जो है कह सकते हो एक रेजिस्टेंट फॉर्म होती है जो कि इनएक्टिव होती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे इसको जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम यहाँ पे लो होता है, तो ये यहाँ पे एक्टिव हो जाता है, यानी कि लेटेंट टीबी भी होती है। यानी कि यहाँ पे ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग में कह सकते हो हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आ चुका है, लेकिन इन्फेक्शन नहीं कॉज कर रहा है क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पे लेटर यानी कि बाद में एक्टिव हो सकता है। और एक्टिव टीबी का सिंपल सा मतलब है कि बैक्टीरिया यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है और यहाँ पे सिम्टम्स कॉज कर रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस टीबी के बैक्टीरिया को थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए ये सबसे पहली बात हमारे यहाँ पे एक एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एरोबिक नेचर का होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही यहाँ पे अपनी ग्रोथ वगैरह करता है। और हमारा रॉड शेप, यानी कि रॉड शेप हमें देखने को मिलता है। अब इसका जो जीनस है वो हमारा माइकोबैक्टीरियम होता है, स्पीसीज हमारी ट्यूबरक्लोसिस होती है, फैमिली हमारी माइकोबैक्टीरिया से ही होती है। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जो इस वाले बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ठीक है, आप लोग को पता है कि बैक्टीरिया में हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है और उसके ऊपर एक आउटर सेल वॉल भी देखने को मिलती है। तो ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है, इसकी जो सेल वॉल है, इसमें हमें यहाँ पे एक कंटेंट देखने को मिलता है माइकोलिक एसिड्स, ठीक है, ये हमें इसकी सेल वॉल में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, माइकोलिक एसिड्स, जो कि यहाँ पे इसकी सेल वॉल को वैक्सी थिक और हाइड्रोफोबिक बनाता है। बाकी देखिए ये हमारा, अच्छा देखिए एक चीज है कि वैसे हमारा बहुत ही हार्मफुल बैक्टीरिया है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो काफी स्लो होती है, मतलब कि कह सकते हो लगभग 15 से 20 घंटे में अपने अपने आप को डबल करता है, ठीक है, जितने नंबर्स में है उनको डबल करने में इसको काफी टाइम लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है भाई एक दिन में ही करे चाहे 2 दिन में करे, लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स तो बढ़ाता ही है और यहाँ पे बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया होता है। बाकी देखिए इट स्प्रेड्स थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीजेस और टॉक्स। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि कोई टीबी का अगर पेशेंट है, ठीक है, और अगर वो बात भी कर रहा है या फिर उसको कफिंग कर रहा है, ठीक है, कफ्स कर रहा है या फिर स्नीजेस छींक रहा है, तो इन सारे मीडियम के थ्रू क्या होता है कि वो यहाँ पे किसी नॉर्मल पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसीलिए जो है थोड़ा सा खांसते वगैरह समय जो है किसी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाला हो सकता है इन्फेक्टेड ही हो। बाकी देखिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान समझिएगा कि जो टीबी के सिम्टम्स है उसमें देखिए हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो टीबी के सिम्टम्स में सबसे मेजर सिम्टम है फीवर, ठीक है, उसको बुखार रहेगा, ये सबसे मेजर सिम्टम है कि उसको फ्रीक्वेंट बुखार जो है देखने को मिलेगा पेशेंट को। नाइट स्वेट्स देखने को मिल सकते हैं, फटीग यानी कि काफी कमजोरी सी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर कोई टीबी का पेशेंट है तो 2 चीजें जरूर होंगी, पहला वेट लॉस होगा उसका, दूसरा उसको फीवर आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। और अगर मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए अगर लंग्स की टीबी है तो यहाँ पे ये सिम्टम भी होगा कि हमें यहाँ पे उसको लगभग 3 हफ्ते या फिर उससे ज्यादा जो है परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यू खांसी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो ये सारे देखिए ये दोनों लास्ट वाले जो सिम्टम है ये कब होंगे, ये सब पुल्मोनरी टीबी में होंगे। अगर टीबी कहीं और है तो ये सारे सिम्टम्स से हम लोग पहचानते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है, मतलब कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की, यानी कि टीबी पर एक्ट करने वाली दवाओं की, तो यहाँ पे देखिए अब आप लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये है हमारी टीबी की दवाओं का जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने सिलेबस में देखो तो सिलेबस में देखिए 2 तरीके से दिया हुआ है, एक है हमारा सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स और दूसरा है हमारे यहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक, ठीक है। तो सिलेबस में थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्लासिफिकेशन दिया है। तो वैसे देखिए मेन हम लोग पढ़ेंगे तो यही वाला, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि एक्चुअल में कैसे होता है। तो एक्चुअल में क्लासिफिकेशन इस टाइप से होता है, पहला होता है फर्स्ट लाइन ड्रग्स, दूसरा होता है सेकंड लाइन ड्रग्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिए जब भी यहाँ पे टीबी का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बहुत सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जिसमें हमारी एंटीबायोटिक्स इंक्लूड होती हैं।
तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि हमारा कोई पेशेंट है, ठीक है, और उसको टीबी डायग्नोस होती है। तो जब उसको टीबी डायग्नोस होती है तो सबसे पहली बार जो हमारी उसको दवाएं दी जाती हैं वो हमारी लगभग 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, लगभग 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होती है। और ये 4 ड्रग्स कौन सी होती हैं? आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, ठीक है, पायराजिनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल। ये चार, मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन का थोड़ा कम यूज होता है। ये जो स्टार्टिंग की ऊपर की 4 दवाएं आप लोगों को दिख रही हैं, आप अगर किसी भी टीबी पेशेंट को देखेंगे तो उसको यही 4 दवाएं दी जाती हैं। इन चारों का कॉम्बिनेशन उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा कि ये 4 दवाएं उस पेशेंट को, ठीक है, लगभग कह सकते हो एम्प्टी स्टमक, ठीक है, एम्प्टी स्टमक, ताकि बहुत अच्छे से अपना एक्शन हो, लगभग जो है ड्यूरेशन लगभग 9 से लेके 12 महीने तक, ठीक है, 9 से लेके 12 महीने तक खानी पड़ती हैं, तब जाके उसकी टीबी यहाँ पे ट्रीट होती है। और इसमें यहाँ पे पेशेंट को गलती से भी दवाओं को मिस नहीं करना है, मतलब उसको एक दिन भी स्किप नहीं करना है। चलिए गलती से अगर 1-2 दिन स्किप हो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं गलती से भी उसने 1 हफ्ते, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन, ठीक है, या फिर लगभग कह सकते हो 5-6 दिनों का गैप अगर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ये दवाएं यहाँ पे अपना इफेक्ट अच्छे से नहीं करेंगी और हो सकता है ये दवाएं यहाँ पे फेल कर जाएं। क्योंकि देखिए होगा क्या, जब ये दवाएं स्टार्टिंग में दी जाती हैं, इन 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन, तो ये यहाँ पे देखिए ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, यानी ये टीबी के बैक्टीरिया को लगभग स्टार्टिंग के 2-3 महीनों में ही पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे इनको 9 से 12 महीने के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि ये पूरी तरीके से कह सकते हो बैक्टीरिया का नामो निशान ही खत्म कर दें, ताकि बिल्कुल भी चांसेस ना हो कि दोबारा से हमें कोई टीबी वगैरह हो। इसीलिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब इसको 9 से 12 महीने तक करते हैं। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये काम बहुत अच्छे से करती हैं चारों दवाएं, लेकिन ये काम तभी करती हैं जब कंटिन्यू इनकी डोजिंग हमारी बॉडी में मेंटेन रहे। अगर मान लीजिए कि इनकी डोज हम लोग यहाँ पे कम कर दें, भाई अगर मान लीजिए आप लोग जो है कोई, आप लोग नहीं, टीबी का पेशेंट है, ठीक है, और वो यहाँ पे 5-6 दिन के लिए अगर मान लीजिए गैप कर दे रहा है इन दवाओं में, तो क्या होगा? वहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हो सकता है यहाँ पे उतने टाइम में, क्योंकि देखिए अगर आप लोग अगर जो पेशेंट है वो कंटिन्यू खाएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू एक्शन करती रहेंगी ड्रग्स। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में कुछ दिन के लिए स्किप किया तो हो सकता है बैक्टीरिया यहाँ पे उतने टाइम में क्या हो, यहाँ पे इन दवाओं के लिए रेजिस्टेंट डेवलप कर ले, यानी अपने आप को इस तरीके से बना ले कि ये दवाएं उस पर एक्शन ही ना कर पाए। तो अब अगर मान लीजिए 5-6 दिन का उसने गैप किया है, फिर 1 हफ्ते का गैप कर दिया, और उसके बाद अगर वो दोबारा लेना भी शुरू करता है, तो क्या होता है? ये दवाएं यहाँ पे अपना एक्शन शो ही नहीं कर पाती अच्छे से, क्योंकि अब ये बैक्टीरिया यहाँ पे रेजिस्टेंट हो गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है कि ऐसा केस देखिए तभी आता है जब यहाँ पे पेशेंट की लापरवाही होती है। अगर पेशेंट लापरवाही ना करे तो टीबी के पेशेंट में ये जो स्टार्टिंग के 4 दवाएं हैं ये अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं और टीबी को पूरी तरीके से ट्रीट कर देती हैं। ये चारों बहुत ही अच्छा जो है कह सकते हो अपना एक्शन शो करती हैं। लेकिन अगर बाय द वे पेशेंट लापरवाही करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है उसकी जो टीबी, उसका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, टीबी का, वो यहाँ पे रेजिस्टेंट हो जाता है। तो उस केस में हम लोग फिर यहाँ पे यूज करते हैं अपनी सेकेंड लाइन ड्रग्स का, यानी कि सेकेंड लाइन ड्रग्स हमारा हम लोग कब यूज करते हैं? सेकेंड लाइन ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं एमडीआर टीबी में। एमडीआर टीबी का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जहां पे देखिए भाई ये जो 4 दवाएं हैं ये मल्टी ड्रग्स हैं, तो इन मल्टी ड्रग्स से अब ये रेजिस्टेंट हो चुकी है। तो अब हम लोग यहाँ पे इन सारी दवाओं में से कुछ दवाओं का कॉम्बिनेशन इनकी 1-2 दवाओं के साथ मिला के देते हैं ताकि जो है और अच्छे से अपना एक्शन हो और ये दवाएं थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से अपना एक्शन शो कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, ठीक है, एक बार को वो नहीं काम करी तो यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रग्स दी जाती है। अब हालांकि सेकंड लाइन ड्रग्स ना यहाँ पे 100% श्योरिटी की गारंटी नहीं लेती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स अगर यहाँ पे पूरी तरीके से खाई जाए तो यहाँ पे 100% है कि टीबी को खत्म कर देगी। लेकिन अगर यहाँ पे सेकंड लाइन में पेशेंट आ गया, ठीक है, अगर उसकी टीबी यहाँ पे एमडीआर टीबी में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ पे फिर धीरे धीरे चांसेस थोड़ा सा कम होने लगते हैं। और अगर कहीं एमडीआर टीबी भी यहाँ पे रेजिस्टेंट हो गई, मतलब कि इन दवाओं के प्रति भी वो रेजिस्टेंट हो गई, तब तो पेशेंट का बचना नामुमकिन है, तब यहाँ पे पेशेंट का कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे लापरवाही अगर पेशेंट ना बरते तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स हमारी बहुत अच्छे से काम कर जाती हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि फर्स्ट लाइन यहाँ पे जो पहली बार दी जाती है और अगर ये रेजिस्टेंट हो जाए तब यहाँ पे सेकंड टाइम में हम लोग अपनी सेकंड लाइन ड्रग्स को देते हैं। तो ये हमारा देखिए ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग का क्लासिफिकेशन कुछ इस टाइप से दे रखा है, जिसमें हमारा सबसे पहला हमारी सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। अब सिंथेटिक मतलब कि सिंपल सी बात है जो कि हमारी लैबोरेटरी वगैरह में बनाई जाती हैं। और दूसरा हमारा हो जाता है एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि अपना कह सकते हो अपना एक्शन शो करती हैं। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे इनको देखते हैं। अच्छा देखिए अब इसमें क्या है ना कि सिंथेटिक में आप लोग अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। जैसे आइसोनियाजाइड की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन है, जबकि वहीं पे अगर हम लोग इथायोनामाइड की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड लाइन रखे, ठीक है, इथायोनामाइड। तो इसमें देखिए इसमें क्या है ना कि सिंथेटिक में आप लोग को सिंथेटिक और एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स इन दोनों में ही आप लोग को फर्स्ट और सेकंड लाइन का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने सिंथेटिक ट्यूबरकुलर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में।
तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारी वो दवाएं हैं जो कि लेबोरेटरी में बनाई जाती हैं और सिंपल सी बात है। अब इसमें तो हमारी सबसे पहली ड्रग आ जाती है आइसोनायाजाइड, जो कि हमारी एक स्टार ड्रग भी हो जाती है, यानी इसकी हमें सिंथेसिस भी पढ़नी है। तो भाई देखिए ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट होती है और ये हमारी बहुत ही इफेक्टिव होती है और वाइडली यूज की जाती है। और इसका केमिकल नेम होता है हमारे यहाँ पे आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, और इसी से हमारा आइसोनायाजाइड बना है। देखिए आइसोनियाजाइड, ठीक है, तो इसी से बना है। बाकी ये इसका एक्चुअल नेम होता है और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आइसोनायाजाइड बोलते हैं। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारा आइसोनायाजाइड है, ठीक है, ये हमारी एक टाइप की प्रो ड्रग होती है। और यहाँ पे ये अपने कह सकते हो एक्टिव ड्रग में कब कन्वर्ट होती है, यहाँ पे इसको एक एंजाइम चाहिए होता है कैट जी, और ये कैट जी एंजाइम इसको यहाँ पे हमारा इसी माइकोबैक्टीरियम के अंदर मिलता है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी हमारा माइकोलिक एसिड, यानी कि जो हमारी बैक्टीरिया, यानी कि देखिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो हमारा यहाँ पे हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इसकी सेल वॉल का सबसे मेजर कंटेंट होता है माइकोलिक एसिड। तो ये जब यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये माइकोलिक एसिड को बनने से ही रोक देता है। और जब यहाँ पे यही नहीं बनेगा तो हमारी सेल वॉल का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है, तो हमारी सेल वॉल भी यहाँ पे नहीं बनेगी। और सेल वॉल नहीं बनेगी तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बैक्टीरिसाइडल, यानी कि हमारा बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपना एक्शन शो कर रहे हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सिंथेसिस की बात करें, बहुत ही सिंपल है, एक लाइन की है, 4 मिथाइल पैरिडीन, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में सिंपल सी बात है ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आप लोग को C डबल बॉन्ड OH दिख रहा है, ये कुछ नहीं है, हमारा C OOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो CH3 हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे फर्दर इसमें जब हम लोग यहाँ पे NH2 का एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये CO आप लोग को दिख ही रहा है, ये CO हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ से OH और इस NH2 से एक H हमारा H2O यानी वाटर के फॉर्म में निकला। अब यहाँ बचा क्या, NH तो यहाँ पे देखिए NH यहाँ से ये OH और यहाँ से H चला गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा CO और यहाँ बचा NH2। तो देखिए CO NH2 सिंपल से हमारा आइसोनायाजाइड बन गया। अब यूज इसका हम लोग यहाँ पे एक्टिव और लेटेंट दोनों टाइप की टीबी में करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इथायोनामाइड की बात करें तो ये हमारा सेकंड लाइन ड्रग होती है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग यहाँ पे MDR यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में करते हैं। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये भी हमारा जो है थोड़ा सा कह सकते हो आइसोनायाजाइड की तरह ही काम करता है। हमारा बैक्टीरियल एंजाइम से एक्टिवेटेड होता है और हमारा बाइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को यहाँ पे इनहिबिट करता है, ठीक है। इथेनब्यूटॉल की बात करें तो ये हमारी एक टाइप की फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। और यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी यानी कि वही जो 4 ड्रग्स कॉम्बिनेशन है उसमें हम लोग यूज करते हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो अब देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा समझिएगा कि ये हमारा एक एंजाइम होता है अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, जो कि हमारा सेल वॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मतलब कि देखिए भाई सेल वॉल बनती हमारा माइकोलिक एसिड से मिलके है, लेकिन और भी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसमें देखिए उसमें एक हमारा बहुत ही मेजर एंजाइम होता है अरेबिनोसिल ट्रांसफरेज, तो ये भी हमारा सेल वॉल बनाने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये इसको ब्लॉक कर देती है। तो चाहे देखिए मतलब कुल मिला के हमें सेल वॉल को रोकना है, तो सेल वॉल नहीं बनेगी तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, इसलिए बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे यूजर्स का एक्टिव टीबी में हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हमारी ड्रग है पायराजिनामाइड। तो ये भी हमारी एक टाइप की फर्स्ट लाइन ड्रग है और इसका यूज हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी में करते हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये भी हमारी एक टाइप की प्रो ड्रग है जिसका एक्टिव फॉर्म होता है पायराजिनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट कौन करता है, हमारा यही जो माइकोबैक्टीरियम है इसके अंदर एक एंजाइम होता है पायराजिनामाइडेज। तो पायराजिनामाइडेज की हेल्प से हमारा पायराजिनामाइड यहाँ पे पायराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये हमारा इसमें कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे हमारा कह सकते हो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। देखिए भाई ये जो हमारा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को भी कह सकते हो सर्वाइव करने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें चाहिए होती हैं। और आप लोग को पता है कि भाई कुछ जो हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, कोई भी जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही यहाँ पे बैक्टीरिया को जो भी एसेंशियल चीजें चाहिए वो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती हैं। तो ये इस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। और एनर्जी प्रोडक्शन को यहाँ पे जो है कह सकते हो उससे भी छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो है बैक्टीरियोस्टेटिक और साइडल इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारी आती है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अब इसको देखिए, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि ये हमारी टाइप की सेकंड लाइन ड्रग होती है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब फर्स्ट लाइन ड्रग फेल हो जाती है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे, आप लोग ध्यान से समझिएगा, देखिए एक हमारा एंजाइम एक हमारा सब्सटेंस होता है फॉलिक एसिड, ठीक है, जिसको आप लोग फॉलेट के नाम से भी जानते हो और इसको हम लोगों ने सेकंड यूनिट में भी डिस्कस किया है। तो आप इतना समझिए कि भाई देखिए आप लोग को पता है डीएनए से बनता है आरएनए से बनता है प्रोटीन,
ठीक है। और किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन कब बनेगा? प्रोटीन तब बनेगा जब आरएनए बनेगा। आरएनए कब बनेगा? जब डीएनए बनेगा। और डीएनए को बनाने के लिए भी हमारे कुछ प्रीकर्सर्स चाहिए होते हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर, यानी कि प्रीकर्सर मतलब वो जिससे जो डीएनए वगैरह बनाने में अपना रोल प्ले करता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर हमारा होता है फॉलिक एसिड। अब ये फॉलिक एसिड को बनाने के लिए जो प्रीकर्सर होता है वो होता है हमारे यहाँ पे डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड। और इस डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड को बनाने में हमारा जो प्रीकर्सर होता है वो हमारा होता है पाबा। यानी कह सकते हो ये सारी चीजें मिलके ही कहीं ना कहीं एट लास्ट में प्रोटीन वगैरह बनती हैं। तो अब देखिए, ये जो हमारा पासा होता है, यानी कि हम लोग पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड को पासा बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो है पाबा की तरह एक रिसेंबल हो, मतलब कि पाबा की तरह ही होता है स्ट्रक्चरली, ये थोड़ा सा पाबा यानी कि पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की तरह दिखता है। अब ये करता क्या है? ये जो हमारा एंजाइम होता है डाईहाइड्रोपिट्रोएट सिंथेस, यानी कि जहाँ पे देखिए ये जो एंजाइम दिख रहा है, इसी एंजाइम की हद से क्या होता है? पाबा हमारा जो है डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। और यही डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड यहाँ पे फर्दर जो है बहुत सारे पाथवे के थ्रू हमारा फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम, ये हमारा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है? इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है। और जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा डाईहाइड्रोपिट्रोइक एसिड नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा तो हमारा क्या होगा भाई? हमारा यहाँ पे फॉलिक एसिड की सिंथेसिस यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी और हमारा यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखिए, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये भी हमारी एक स्टार ड्रग है, तो इसका भी हमें सिंथेसिस पढ़ना है। ये भी हमारा बहुत ही सिंपल एक लाइन की है। तो यहाँ पे देखिए, इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे CO2 से कराएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल्ड प्रेशर और अमोनियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हम लोग इसकी रिएक्शन जो है अपने 3 नाइट्रोफिनॉल की रिएक्शन हम लोग अपने CO2 से कराएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा जो है इसका फर्दर जो है कह सकते हो रिडक्शन होगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया। अब यहाँ पे फर्दर इसका हम लोग यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे निकल की प्रेजेंस में, और तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन में क्या होता है भाई? हमारा हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन होता है। तो यहाँ पे देखिए NO2 की जगह NH2 हो जाएगा और हमारा बन जाएगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये हमारा सिंपल सी इसकी सिंथेसिस हो जाती है। और यूज जो हमारा इसका मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में करते हैं, क्योंकि हमारी एक सेकंड लाइन ड्रग है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अपने यहाँ पे सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स को। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, हमारी मेडिकेशंस होती हैं। तो ये भी भाई देखिए, ये हमारी एंटीबायोटिक होती हैं सबसे पहली बात। ठीक है। ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी हमारी एंटीबायोटिक होती हैं। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारा सबसे पहला ड्रग आ जाता है रिफैम्पिसिन। ठीक है। तो रिफैम्पिसिन देखिए क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट लाइन ड्रग होती है सबसे पहली बात। ठीक है। और यहाँ पे इसका यूज हम लोग वही टीबी वगैरह में करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जो हमारा डीएनए है, तो डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, वो तो हमें पता है। लेकिन आरएनए को बनाने में हमारा एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, आरएनए पॉलीमरेज। और भी एक दो एंजाइम होते हैं, लेकिन उनमें एक बहुत ही मेजर एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। तो ये हमारा बहुत जरूरी होता है आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए। ठीक है। तो अब ये करता क्या है? ये हमारा इसी आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देता है। भाई जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, तो जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारे बैक्टीरियल की डेथ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे काम करते हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो इतना आप लोग को याद करने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग नाम याद कर लीजिए, उतना काफी है। ना नेक्स्ट हमारी ड्रग इसके अंदर आ जाती है रिफाब्यूटिन। अब रिफाब्यूटिन जो है बिल्कुल हमारा रिफाम्पिसिन क्लास की ही ड्रग होती है। ठीक है। और स्ट्रक्चर इसका लगभग सिमिलर सा ही होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम होता है। और यूजेस की बात करें तो हमारा वही ट्यूबरक्लोसिस वगैरह में इसका यूज देखने को मिलता है। ना नेक्स्ट ड्रग हमारी इसके अंदर आ जाती है साइक्लोसेरिन। तो साइक्लोसेरिन भी देखिए हमारी टाइप की सेकंड लाइन ड्रग होती है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी हम लोग अगर एमओए की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल देखिए जो हमारी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल नहीं, हाँ हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सॉरी, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो यहाँ पे दो एंजाइम से मिलकर बनी होती है, मतलब कि दो एंजाइम बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इसकी सेल वॉल को बनाने में। एक होता है एलानिन रेसिमेस और एक हमारा होता है डी एलेनिन लाइगेस। अगर आप लोगों को याद हो डी एलेनिन, तो ये हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, जो हमारी पेप्टाइड चेन्स होती हैं भाई हमारा पेप्टाइडोग्लाइकान से मिलकर बनी होती है। तो उसमें जो पेप्टाइड चेन्स होती है उसमें आप लोगों को ये हमारे अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एंजाइम बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या करता है, ये इन्हीं दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकान है वो यहाँ पे नहीं बन पाता है। और जब ये नहीं बन पाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा कह सकते हो सेल वॉल भी यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी, अच्छे से नहीं बन पाएगी। अब इसका यूज भी हम लोग यहाँ पे टीबी और हमारा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने यूनिट 1 में ही अमीनो ग्लाइकोसाइड्स में इसको पढ़ा था। ठीक है, ये हमारी एक टाइप की अमीनो ग्लाइकोसाइड ड्रग होती है।
और यहाँ पे इसका यूज भी हम लोग जो है अपने टीबी के ट्रीटमेंट में करते हैं। और देखिए भाई, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये हमारा 30S राइबोसोमल यूनिट से बाइंड होती है, ठीक है, और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है मिस रीडिंग करा के। अब ये सब कैसे होता है, इसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग को डिटेल में समझना है, यूनिट 1 में जाके आप लोग देख सकते हो। अब ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और बाकी यूजेज की बात करें तो हमारा टीबी और बहुत अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी इसका यूज देखने को मिलता है। एंड फाइनली हमारी लास्ट ड्रग आ जाती है इसके अंदर, हमारी कैप्रियोमाइसिन सल्फेट। तो देखिए, कैप्रियोमाइसिन सल्फेट की बात करें तो ये भी हमारी एक टाइप की सेकंड लाइन ड्रग होती है और इंजेक्टेबल ड्रग होती है, ठीक है, इंजेक्शन आईवी रूट के थ्रू दी जाती है। और एमओए की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों ने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था, प्लीज आप लोग उसको पढ़ के ही आइएगा, कि जो हमारी बैक्टीरियल राइबोसोम होता है उसमें एक हमारी होती है 50S सब यूनिट, एक हमारी होती है 30S सब यूनिट। अब यहाँ पे देखिए, इनके बीच का जो जंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं 70S यूनिट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा कैप्रियोमाइसिन सल्फेट है, ये हमारा बैक्टीरिया के 70S राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे काम करता है और हमारा कह सकते हो ट्रांसलेशन को डिस्टर्ब कर देता है, यानी कि ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब देखिए, अगर हम लोग इसको ज्यादा कंसेंट्रेशन में देंगे तो ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करेगा, यानी बैक्टीरिया को किल कर देगा, और थोड़ा कम कंसेंट्रेशन में देंगे तो थोड़ा बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो दोनों की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। बाकी ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा इसके यूजेज हो गए, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में, तो ये सिंपली हमारी वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यूटीआईज को ट्रीट करने का काम करती हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारा सिंपली क्या होता है भाई, सिंपल से बात है कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखिए भाई, यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि यूरिन हमारा जिसके थ्रू हमारा यूरिन बनता है और जैसे पास होता है वो पूरा ट्रैक्ट हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसमें हमारा कौन कौन से कह सकते हो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा किडनीज होता है, यूरेटर्स होता है, ब्लैडर और हमारा यूरिथ्रा। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात है भाई, किडनी से हमारा ब्लड फिल्टर होकर यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये यूरिन हमारा यूरिथ्रा के थ्रू होते हुए हमारा ब्लैडर में आता है और हमारा यूरेटर्स के थ्रू होते हुए हमारा ब्लैडर में आता है और ब्लैडर से हमारा यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू हमारा पास कर दिया जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा से हमारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब मान लीजिए इन पूरे में, अगर मान लीजिए किडनी में, यूरेटर्स में, ब्लैडर में या फिर यूरेथ्रा में, इन चारों में से किसी भी जगह पर अगर हमारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है तो उसी इन्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम होती है ये फीमेल्स में यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कंपेयर टू मेल्स। बाकी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की बात करें तो देखिए, ये हमारी वो इन्फेक्शन है जो कि यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, क्योंकि देखिए पूरा यूरिनरी सिस्टम ही हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट जो है कह सकते हो कहलाता है। बाकी मोस्ट यूटीआईज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, पार्टिकुलरली ई कोलाई, ठीक है, हमारा एक स्केरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसी की वजह से ज्यादातर हमारे यूटीआईज देखने को मिलते हैं। और ये हमारा नॉर्मली देखिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है, लेकिन हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है और हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहाँ पे कॉज कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटीआईज की बात करें तो यहाँ पे देखिए किस जगह पे हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारे 4 टाइप के होते हैं। देखिए, एक हमारा हो गया सिस्टाइटिस, जो कि हमारा इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर होता है, यानी कि देखिए अगर हमारा ब्लैडर में, ठीक है, देखिए हमारे 4 पार्ट हैं, ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारा सिस्टाइटिस हो गया, यूरेथ्रा में हो रहा है तो हमारा यूरेथ्राइटिस हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा किडनी में हो रहा है तो हमारा पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, और अगर यूरेटर्स में हो गया तो यूरेट्राइटिस हो गया। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे 4 टाइप के जो है यूटीआईज देखने को मिलते हैं, जिसमें से देखिए जो हमारा इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर है ये सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है और जो यूरेट्राइटिस है ये सबसे रेयर होती है। और अगर हमारा किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है तो भाई वो हमारा बहुत ही सीरियस हो जाता है, ठीक है, तो किडनी में हमारा हो जा रहा है तो काफी डेफिनेटली सीरियस बात हो जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की बात करें कि हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए किसी को यूटीआईज है तो उसको यहाँ पे क्या होगा कि यूरिनेशन के टाइम, यानी कि जब भी वो बॉडी से यूरिन डिस्चार्ज करेगा तो वहां पे उसको बहुत ज्यादा बर्निंग या फिर पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि यूटीआईज के पेशेंट को फ्रिक्वेंट अर्ज होती है यूरिनेशन की, ठीक है, उनको बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की अर्ज होती रहती है। उसके बाद उनको मतलब कि मान लीजिए कि अगर उनको पहली बात तो उनको बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने की अर्ज होती है, और जब होती है तो उनको बहुत अर्जेंसी होती है कि मतलब अगर उन्हें करना है तो बहुत जल्दी करना है, तुरंत ही करना है, ऐसी अर्ज उनको होने लगती है। उसके बाद जो उनका यूरिन का कलर है वो थोड़ा सा क्लाउडी या फिर डार्क कलर्ड हो जाता है, और थोड़ा सा उनकी जो यूरिन की स्मेल है वो भी कंपेयर टू नॉर्मली काफी
स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो लोअर एब्डोमिनल है, जहाँ पे हमारा ब्लैडर वगैरह होता है, वहां पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में हमें माइल्ड फीवर भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे हमारे यूटीआई के सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात करें, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारे दो टाइप के दे रखे हैं। पहला हो गया हमारा यहाँ पे क्विनोलोन्स, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे मिसलेनियस ड्रग्स, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्विनोलोन्स की बात करेंगे, फिर मिसलेनियस के अंदर जो दो तीन है उनको भी देख लेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे क्विनोलोन्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक है हमारा यहाँ पे क्विनोलोन्स, और हम लोगों ने, आप लोगों को याद हो तो यूनिट 2 में पढ़ी थी क्विनोलिन्स। तो ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो क्विनोलोन्स की बात करें तो ये हमारा एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, जो कि हमारा बेसिकली जो है डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और बहुत ही पोटेंट होते हैं। और यहाँ पे इनके देखिए, इनको क्विनोलोन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे क्विनोलोन की रिंग देखने को मिलती है। बाकी अगर अभी देखिए इसका हम लोग सार वगैरह भी हमें पढ़ना है तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। बाकी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। Quinolones kills bacteria by interfering with DNA synthesis and inhibiting their replication pathway। तो देखिए आपको पता है कि भाई जो हमारा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए क्या होता है कि जब डीएनए यहाँ पे कह सकते हो, डीएनए भाई देखिए जब डीएनए कह सकते हो जब नए डीएनए बनाता है, ठीक है, जब यहाँ पे डीएनए खुद से नए डीएनए बनाता है और भी जो डीएनए बनते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए इस डीएनए रेप्लिकेशन के पाथवे में ही हमारा यहाँ पे क्विनोलोन्स हमारा काम करता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। During DNA synthesis, double-stranded DNA needs to unwind into two single-stranded structures to be used as the template। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप लोग को डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक पता है तब तो आप लोग बहुत इजीली समझ जाओगे, नहीं भी पता है तो आप लोग सिंपली समझो। आपको इतना पता होना चाहिए कि डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने जहां भी देखा है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें आप लोग को डबल डबल जो है स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया, एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया। अच्छा देखिए जब डीएनए की सिंथेसिस, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो हमें क्या होता है, हमें इस स्ट्रैंड को ना बीच से ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो अब इस स्ट्रैंड को बीच से ब्रेक करने के लिए क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एंजाइम होता है, एक होता है टोपो आइसोमरेज सेकेंड 2, ठीक है, एक हमारा डीएनए गायरेज हो गया, फिर हमारा टोपो आइसोमरेज 4। तो ये सारे एंजाइम कहीं ना कहीं मिलके हमारा डीएनए रेप्लिकेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसमें से कुछ हमारे इसको अनवाइंड करते हैं। अनवाइंड का मतलब है कि देखिए भाई ये पहले आपस में जुड़े हुए हैं ना, कि देखिए यहाँ पे ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इनको खोलना है हमें। अनवाइंड का मतलब इन्हें हमें खोलना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एंजाइम जो है वो क्या कर रहा है, वो इसको ओपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलाउ, तो हमें इनको ओपन करना होता है, नीड्स टू बी अनवाइंड इनटू टू सिंगल, यानी कि हमें इनको दो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड में अनवाइंड करना होता है टू प्रोसीड अवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग टू अगर। और यहाँ पे देखिए आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो डीएनए होते हैं, ठीक है, तो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पे इनके बीच में कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता होगा। देखिए अगर आप लोग को पता है तब तो आप लोग सब समझ रहे होगे, नहीं पता है तो यहाँ पे आप लोग सिंपली समझो, कभी डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऐसा दिखता है। तो ये जो आप लोगों को दिखता है ना, ये हमारा बेसिकली जो है नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेज होते हैं। मतलब यहाँ पे ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में ना, अब इनके बीच में ना एक स्पेसिफिक पेयरिंग होती है। जैसे यहाँ पे हमारे 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं डीएनए में, एटीजीसी, ठीक है, एडनिन, एडनिन, थायमिन और हमारा ग्वानोसिन और हमारा साइटोसिन, ठीक है। तो अब ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ ही जुड़ता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए जो है टी की बजाय सी से जुड़ गया या फिर टी हमारा जी से जुड़ गया तो हमारा डीएनए बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इनके सीक्वेंस, इनकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दिस अनवाइंडिंग प्रोसेस इज डन बाय बैक्टीरियल टोपो आइसोमरेज 2 टाइप एंजाइम्स डीएनए गायरेज एंड डीएनए टोपो आइसोमरेज 4। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहली बात कि अगर हमें डीएनए बनाना है तो हमें इसको अनवाइंड करना है, और अनवाइंड करने के लिए हमारे कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारा टोपो आइसोमरेज 2 वगैरह हो गया। अब क्विनोलोन देखिए कैसे काम करते हैं। क्विनोलोन्स exert their action by inhibiting these enzymes thereby stopping the synthesis process। अब क्विनोलोन्स क्या करते हैं, इन्हीं सारे एंजाइम्स पे काम करके इनको इनहिबिट कर देते हैं। अब भाई जब जब यह सारे हमारे एंजाइम ही नहीं होंगे तो डीएनए अनवाइंड नहीं होगा, और जब डीएनए अनवाइंड ही नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, और जब डीएनए ही नहीं बनेगा तो हमारा फर्दर आगे भी चीजें नहीं होंगी, तो हमारा क्या होगा भाई, बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो किल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनका एक्शन हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्विनोलोन्स के सार की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है क्विनोलोन्स के अंदर बेसिक हमारी 2 रिंग देखने को मिलती है, जहां पे हमारा नाइट्रोजन एटम जो है हमें एज अ हेटेरो एटम देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे R1 R2
R5 R6 R7 R8 इन सभी पे हम लोग कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इसके कोर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बेसिक क्विनोलोन न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इसको हम लोग 4 क्विनोलोन बोलते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पोजीशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये R1 जो है हमारा, ये हमें नाइट्रोजन पे देखने को मिलता है। तो अब देखिए इस R1 की जगह क्या क्या हो सकता है, इस R1 की जगह हमारा साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप देखने को मिल सकता है, जो कि एक्टिविटी को एनहेंस करेगा स्पेशली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कि हमारा कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और इस R1 की जगह हम लोग यहाँ पे अपना साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप लाके अटैच कर दे रहे हैं, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल जो कि हमारा जो है इस तरीके से हो जाता है, तो ये ग्रुप लाके अटैच करने पे हमारा क्या होगा, हमारा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अगर हम लोग पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड पे देखिए, थर्ड पे हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और फोर्थ पे हमारा कीटोन ग्रुप है। तो देखिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन ग्रुप है ये हमारे एसेंशियल होते हैं बाइंडिंग टू डीएनए एंजाइम, यानी कि डीएनए एंजाइम को बाइंड करना, उनको इनहिबिट करने के लिए ये ग्रुप हमारे बहुत जरूरी है। अगर हम लोग यहाँ पे इनकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लाके अटैच करेंगे तो इनकी एक्टिविटी पूरी तरीके से एबॉलिश यानी कि खत्म हो सकती है, तो इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब पोजीशन 6 की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारी 6th पोजीशन है, तो यहाँ पे जनरली हमारा एक फ्लोरीन एटम देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा सेल वॉल कह सकते हो, सेल वॉल की जो है पेनिट्रेशन को, ठीक है, पेनिट्रेशन मतलब कि सेल वॉल को ब्रेक करना, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर जाना है ना, उसको इसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है स्पेशली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। भाई देखिए हमारे किसी भी ड्रग को काम करना है तो सबसे पहले सेल वॉल के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, तो अगर हम लोग फ्लोरीन एटम लगा देते हैं तो हमारा सेल वॉल के अंदर अच्छे से ड्रग जा पाती है। अब पोजीशन 7 की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आप लोग का पोजीशन नंबर 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली हमें एक पाइपराजीन रिंग देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रक्चर आप लोग देखो, तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग को हमारा जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे 7th पोजीशन पे देखिए ये जो रिंग है ये हमारी होती है पाइपराजीन की रिंग, ठीक है, तो ये हमारी पाइपराजीन की रिंग यहाँ पे जनरली हमें देखने को मिलती है, या फिर इसके इसी की जैसी कोई और रिंग भी हो सकती है जो कि हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को अफेक्ट कर सकती है। पाइपराजीन इंप्रूव्स एक्टिविटी अगेंस्ट सीडोमोनास एंड इंक्रीजेस सीएनएस पेनिट्रेशन, ठीक है, तो जो हमारे सीडोमोनास टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और हमारा जो भी सीएनएस पेनिट्रेशन है उसको भी यहाँ पे हमारा इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे ये भी है कि देखिए सीएनएस पेनिट्रेशन का मतलब है कि जो दवा है वो हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जा सकती है, लेकिन अगर वहां जाएगी तो हमारा जो है कह सकते हो वहां पे कुछ साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकती है, जैसे सीजर्स, झटके वगैरह, दौरे वगैरह भी पड़ सकते हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने पोजीशन नंबर 8 की, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन नंबर जो 8 है हमारा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो मेथॉक्सी ग्रुप अगर हम लोग लाके अटैच करते हैं या फिर हाइलोजन, तो वो हमारा कह सकते हो फाइटोटॉक्सिसिटी यानी कि कह सकते हो हमारा जो है लाइट से जो भी उसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिड्यूस होती है, और यहाँ पे एंड एनहांस एक्टिविटी अगेंस्ट एनारोब्स एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और यहाँ पे जो भी हमारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनारोबिक होते हैं यानी कि ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट में भी एक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सिलेबस में ड्रग्स की बात करें जो कि क्विनोलोन्स के अंदर दी हुई हैं, तो ये सारी ड्रग्स हैं जिसमें हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारी स्टार ड्रग हो जाती है, और इसकी सिंथेसिस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, काफी टिपिकल इसकी सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, वैसे सिंपल ही है बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर। बाकी इसके सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिएगा हर एक स्टेप को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है 4 फ्लोरो 3 क्लोरो एनिलीन से, और यहाँ पे हमारी इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं इथाइल इथॉक्सी मिथाइलिन मेवेलोनोएट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ सिंपल कुछ खास नहीं होता है। यहाँ से देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा आप लोग को यहाँ पे जो हमारा O2H5 है, ठीक है, O2H5 क्या होगा, ये हमारा देखिए C2H5O, और यहाँ पे इस NH2 से एक H क्या हुआ C2H5OH, ये हमारा रिलीज हो जाता है। अब यहाँ क्या बचा, अब यहाँ बचा NH, यहाँ बचा CH, तो कुछ नहीं बस इस NH से ये CH हमारा डायरेक्टली आके अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हमारा यहाँ पे इस वाली रिंग से अटैच हो जाता है। देखिए समझ गए ना, सिंपल है ये, बस ये पूरा ग्रुप क्या हुआ, ये पूरा ग्रुप हम लोगों ने यहाँ पे इस NH के साथ अटैच कर दिया, यहाँ पे OC2H5 और यहाँ से H CH2 C2H5OH के फॉर्म में रिलीज हो जाता है हमारा, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे जब हम लोग फर्दर इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे फर्दर ये जो हमारा कह सकते हो यहाँ पे जो हमारा C2H5 है O है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हमारा C2H5OH के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, और यहाँ पे हमारा साइक्लाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक साइक्लिक इंटरमीडिएट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे इसकी रिएक्शन फर्दर जब हम लोग अपने ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन से कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये Br और यहाँ पे देखिए यहाँ पे NH से एक
एक H और यहाँ पे Br, HBr के फॉर्म में निकल गए। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा नाइट्रोजन और यहाँ पे बची हमारी साइक्लोप्रोपेन की रिंग, तो ये डायरेक्टली हमारी नाइट्रोजन से अटैच हो जाती है। तो कुछ स्टेप से हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। अब फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे अपने HCl और मतलब इसका हम लोग कह सकते हो बेसिकली जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा C2H5OH, यहाँ पे फर्दर देखिए C2H5, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, C2H5 और इस NaOH से एक OH, ठीक है, ये हमारा रिलीज हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, क्योंकि देखिए C2H5 निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखिए इस C डबल बॉन्ड O में क्या होगा, हमारा यहाँ से H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C डबल OH, देखिए C डबल OH। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा Cl और यहाँ बचा था Na, तो यहाँ पे NaCl निकल गया। तो NaCl और C2H5OH यहाँ पे रिलीज हो जाएगा और हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट देखने को मिल जाएगा, जिसकी रिएक्शन हम लोग फर्दर जो है अपने पाइपराजीन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो पाइपराजीन क्या होगा, पाइपराजीन का यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से Cl और इस NH से एक हमारा H HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और हमें यहाँ पे फाइनल अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपल फॉर्म में रिएक्शन थी, बाकी आप लोग बुक में देखोगे तो और भी टिपिकल फॉर्म है। तो आई होप कि ये वाला आप लोग को थोड़ा सा इजी लगा होगा, समझ में आ गई होगी। बाकी देखिए, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसकी और ड्रग्स की बात करें तो और इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे हमारा नाइलिडिक्सिक एसिड हो गया और हमारा नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया। तो ये सबका आप लोग स्ट्रक्चर यूजेस देख लीजिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम रहने वाला है। हमारा क्विनोलोन्स के अंदर ही आती है सारी ड्रग और सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल यहाँ पे सेम रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हो। बाकी आपको पता है कि एग्जाम में इतना ये सब कहीं पूछा नहीं जाता है, हमारी स्टार ड्रग ही इंपॉर्टेंट होती है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी मिसलेनियस क्लास की ड्रग्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने अपनी यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव में क्विनोलोन्स को देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस ड्रग्स की, जिसमें हमारा नाइट्रोफ्लोरेंटाइन हमारी स्टार ड्रग है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, बाद में हम लोग इन दोनों को भी देख लेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे नाइट्रोफ्लोरेंटाइन की, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। और इसकी सिंथेसिस की बात करें तो इसकी सिंथेसिस हमारी स्टार्ट होती है हाइड्रोजन और क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जब हम लोग यहाँ पे अपने हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरोएसिटिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इस NH2 से एक H और यहाँ से एक Cl, ठीक है, NH यहाँ H और Cl HCl के फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो Cl, ये जो रिंग है ये डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं हो रहा है, बस ये रिंग जो है डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गई है और ये हमारा C डबल बॉन्ड OH हो गया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा CH2 हो गया और ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्टली यहाँ पे NH के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजिनो एसिटिक एसिड देखने को मिल जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे फर्दर अपने KCNO के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये सेम लगा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ हो नहीं रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे फर्दर जो है हमारा जो है यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस CNO को देखिए आप लोग, ठीक है, CNO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए इस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया इसकी CNO में से, ठीक है, और ये जो N है, ठीक है, तो ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन यहाँ पे क्या होगा, फर्दर इसका जो है रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी रिएक्शन देखने को मिलती है। अब हम लोग क्या कराएंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसका साइक्लाइजेशन करा देंगे, ठीक है। तो साइक्लाइजेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ से OH और इस NH2 से एक हाइड्रोजन, ठीक है, OH और एक हाइड्रोजन H2O के फॉर्म में निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा डायरेक्टली यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा NH से जो है साइक्लाइजेशन हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हाइड्रोजन टॉइन डेरिवेटिव होता है। अब देखिए आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे मतलब देखिए इसमें कुछ नहीं, बस कोई चेंज नहीं है, बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस फॉर्म में लिख दिया है। देखिए बिल्कुल सेम है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा ईजी करने के लिए हम लोगों ने इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए सेम वही चीज है, यहाँ पे देखिए हमारा इस NH2 के बगल में देखिए ये वाला है और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है, उसके बगल में NH आ गया, उसके बगल में देखिए डबल बॉन्ड O और उसके बाद ये हमारा ये, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा जो है बस इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाकी बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग अपने फ्यूरॉन डेरिवेटिव के साथ कराएंगे। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आप लोग ध्यान से देखो तो बस यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये हमारी देखिए ये हमारी ये वाली रिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा नाइट्रोजन और आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी बिल्कुल सेम यही वाली रिंग है, हम लोगों ने इसको देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये वाली रिंग हो गई, यहाँ पे देखिए ये वाला नाइट्रोजन यहाँ है। और देखिए अब इस NH2 में से देखिए इस NH2 का NH2 यहाँ पे H2 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचा इसका नाइट्रोजन और यहाँ पे देखिए ये वाली जो रिंग आप लोगों को दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या जा रहा है,
इस NH2 में से हमारा H2, ठीक है, H2 गया, और यहाँ पे देखिए इस वाली रिंग में से हमारा यहाँ पे ये जो आप लोग को दो ग्रुप दिख रहे हैं OCH3, ठीक है, OCOCH3, तो इसको COCH3O को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, दो, ठीक है, तो ये भी तो देखिए दो CH3C डबल बॉन्ड O और दो H2। अब अगर हम दो H2 को हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया और ये दो हमारा आगे आ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ -2 CH3C डबल OH, यानी कि यहाँ पे देखिए ये दो CH3C डबल O और यहाँ पे इस वाले का हमारा दो हाइड्रोजन, हमारा क्या होगा -2, यानी कि दो CH3C डबल OH यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे और फाइनली हमें यहाँ पे अपना नाइट्रोफ्यूरेंटोइन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी सी यहाँ पे टिपिकल ये भी थी, बट आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। बाकी इसके यूजेस की बात करें तो हमारा टाइफाइड, कॉलरा, ठीक है, और यूटीआई इन्फेक्शंस में देखने को मिल जाता है। बाकी देखिए, बाकी हमारी फ्यूराजोलिडीन की बात करें तो हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया और हमारा मेथिनामीन हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे होंगे, और ये हमारा हो जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये सिंपली हमारे वो दवाएं, वो मेडिकेशंस होंगी जो कि हमारे वायरल इन्फेक्शंस, यानी कि जो इन्फेक्शंस हमारे वायरस के थ्रू कॉज किए जाते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे कोरोना वायरस ही हो जाता है, जो कि हमारा एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन था। तो मान लीजिए कि जो हमारा कोरोना वायरस था, तो उसके लिए जो भी हमारी वैक्सीन डेवलप की गई, वो सारी हमारी क्या थी, वो सारी हमारी एक टाइप की एंटीवायरल एजेंट्स थी। तो उसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जैसे HIV, एड्स, हेपेटाइटिस वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरसेज हैं, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट में जो भी हम लोग यहाँ पे मेडिकेशन यूज करते हैं इनको ट्रीट करने के लिए, वो सारी हमारी एंटीवायरल एजेंट्स हो जाती हैं। तो ये हमारी क्लास ऑफ मेडिकेशन होती हैं जिनको हम लोग यहाँ पे कह सकते हो वायरल के रेप्लिकेशन को, मतलब कि वायरस जो भी अपना ग्रोथ वगैरह करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को, उसको रोकने के लिए, और उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके वेरियस स्टेजेस में इंटरफेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पे उसको किल करने के लिए या फिर उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे इन एजेंट्स का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग अगर वायरसेस को समझें तो भाई वायरसेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारे वायरस हैं, ठीक है, इनको हम लोग यहाँ पे नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बल्कि इवन जो है जनरल माइक्रोस्कोप से भी इनको देखना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है। इनके लिए हम लोग यहाँ पे जनरली जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स का यूज करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वायरस है ना, ये वायरस जो है कह सकते हो इसको अगर मान लीजिए ग्रो करना है तो इसको एक होस्ट चाहिए होता है। और ये होस्ट क्या होता है, ये होस्ट हमारी एक यहाँ पे लिविंग सेल होती है। यानी कि ये जो वायरस है ये या तो हमारा कह सकते हो ह्यूमन बॉडी, ठीक है, या तो हमारा कह सकते हो कुछ कुछ प्लांट्स पे भी होते हैं, और हमारा या फिर कह सकते हो एनिमल बॉडी, यानी कि कोई लिविंग थिंग होती है जहां पे जाके ये अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब तक वायरस समझ लो कि बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग है, ठीक है, जब तक ये हमारा बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं किया है तब तक ये नॉन लिविंग है। लेकिन बॉडी में एंटर करने के बाद ये लिविंग बन जाता है और यहाँ पे अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे हार्मफुल एक्शंस कॉज करता है। दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिलाई ऑन होस्ट सेल्स मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। यानी कि देखिए ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, मतलब कि देखिए भाई खुद से ये रिप्रोड्यूस वगैरह नहीं कर सकते हैं। जब तक ये बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग की तरह काम करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। लेकिन जैसे ही इनको होस्ट सेल मिलेगी, होस्ट मतलब कि कह सकते हो हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, जहां पे जाके ये अपना एक्शन शो करते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो वायरस है ना, इसके अंदर ना या तो हमारा कह सकते हो इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर या तो डीएनए होता है, और या तो हमारा मतलब या तो आरएनए होता है और या तो हमारा डीएनए होता है। यानी देखिए दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एक ही होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। हालांकि हो दोनों सकते हैं, मतलब कि कुछ वायरसेज में हमें आरएनए देखने को मिलता है और कुछ में हमें डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन दोनों एक साथ किसी वायरस में नहीं देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे वायरस के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना चाहें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरल सा स्ट्रक्चर होता है वायरस का, जहां पे देखिए एक हमारा होता है कैप्सिड, ठीक है, जो कि हमारी प्रोटीन की सेल होती है, जो कि हमारा कह सकते हो वायरस को सराउंड करके रखती है। और सबसे अंडर हमें देखने को मिलता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, और इसको हम लोग कोर बोलते हैं, जो कि हमारा या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और इनवेलप की बात करें तो यहाँ पे देखिए वैसे जनरली देखा जाना तो हमारे वायरस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक हमारा कोर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल हो गया, और एक हमारी यहाँ पे हमारा कह सकते हो कैप्सिड होती है, ठीक है, जो कि हमारा आउटर लेयर होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कैप्सिड हमारी प्रोटीन की बनी होती है।
और यहाँ पे देखिए जनरली यही होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके ऊपर हमें एक इनर एक्सटर्नल एनवेलप भी देखने को मिलता है। अब ये देखिए ये जो एनवेलप देखने को मिलता है ना, ये वायरस का खुद का नहीं होता है, बल्कि जिस होस्ट को यानी कि जिस सेल को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो उस सेल से जब ये बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते समय क्या होता है कि कभी कभी इनके ऊपर उस सेल की एक लेयर आ जाती है, तो वही हमारी इसके ऊपर जो है इन्वेलप के फॉर्म में देखने को मिलती है। तो इन्वेलप वायरस का खुद का स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि जिस होस्ट मेम्ब्रेन से यहाँ पे निकलते हैं उसी का यहाँ पे पार्ट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे वायरल रेप्लिकेशन को समझना चाहें कि वायरस हमारा किस तरीके से हमारा कह सकते हो रेप्लिकेट होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा फिगर से ध्यान समझिएगा, थ्योरी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये हमारी मान लीजिए कि होस्ट की सेल है, यानी कि जहां पे वायरस ने अटैक किया है, और ये हमारा मान लीजिए एक टाइप का वायरस है, ठीक है। ये हमारा बैक्टीरियोफेज है। तो इस तरीके से कोई भी वायरस है लगभग सबका एक्शन सेम ही होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये होस्ट सेल को में अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद क्या होता है, होस्ट सेल में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज करते हैं, क्योंकि देखिए भाई अब यहाँ पे इनको ग्रो करना है, लेकिन ग्रो ये अंदर खुद से तो कर नहीं सकते। तो ये जो होस्ट सेल की मशीनरी है, होस्ट सेल मशीनरी का मतलब है कि ये क्या होगा, ये होस्ट यानी कि कह सकते हो होस्ट की जो सेल है उसके जो भी कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है, और जो भी जरूरी चीजें होंगी उनको यूज करके ये ग्रो करेंगे। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का वायरस है। अब ये मान लीजिए कि हमारा सेल में एंटर हुआ, ह्यूमन सेल में, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, ये ह्यूमन सेल में अपना डीएनए या फिर आरएनए जो भी इसके पास होगा उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, यानी कि अपने आप को अनकोड कर देगा। और अनकोड करने के बाद क्या होगा, जब इसका डीएनए या फिर आरएनए रिलीज होगा तो यहाँ पे फिर इसकी सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमारे और भी बहुत सारे वायरस हमारे सिंथेसाइज होंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बनने के बाद क्या होगा, ये असेंबल हो जाएंगे, और असेंबल होने के बाद क्या होगा, ये हमारी सेल को रप्चर कर देंगे, यानी सेल को फाड़ देंगे और यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। और इस तरीके से रिलीज होने के बाद क्या होगा, बॉडी की दूसरी सेल्स को अफेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे वायरस जो है हमारे सेल को अफेक्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो आप लोगों का सिलेबस है इसमें देखिए, इसमें आप लोगों की ड्रग्स यहाँ पे डायरेक्टली दे दी गई हैं, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसा सब क्लास नहीं है। लेकिन जो वायरस का क्लासिफिकेशन है ना, वो हमारा मेनली दो टाइप से होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, वायरस का जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा दो टाइप से होता है। एक होता है एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, और दूसरा होता है नॉन रेट्रोवायरल एजेंट्स, नॉन रेट्रोवायरल एजेंट्स। अब इनको समझिए, एंटी रेट्रोवायरल का मतलब है कि एक हमारा स्पेशल टाइप का वायरस होता है रेट्रोवायरस। क्या होता है, रेट्रोवायरस। अब देखिए रेट्रोवायरस की स्पेशल बात क्या होती है कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे इस रेट्रोवायरस में हमें देखने को मिलता है आरएनए, ठीक है। अब देखिए आरएनए तो हमें देखने को मिलता है रेट्रोवायरस में, लेकिन आरएनए देखने को मिलता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आरएनए तो हम लोगों ने देखा है कि वायरस के अंदर या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। तो अच्छी बात है, चलो हम लोग समझ गए कि रेट्रोवायरस जो हमारे ऐसे वायरस हैं जिनके अंदर आरएनए होता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जनरली क्या होता है, जनरली हमारा डीएनए से बनता है आरएनए, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यही तो होता है भाई, डीएनए से आरएनए बनता है। लेकिन ये जो रेट्रोवायरस होते हैं ना, इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी इसे हमें काफी डिटेल में देखना है, बट आप लोग सिंपली समझो कि जो रेट्रोवायरस है ना, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए अब ये जो हमारे रेट्रोवायरस हैं जो कि आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ऐसे वायरस के अगेंस्ट में काम करने वाली जो ड्रग्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स, ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि रेट्रोवायरस को किल करने का काम करती हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा हो जाता है नॉन रेट्रोवायरल। अब रेट्रोवायरस को छोड़ के और जितने भी टाइप के वायरस हैं, चाहे हमारा इन्फ्लुएंजा हो, हेपेटाइटिस हो, उन सबके अगेंस्ट में काम करने वाली ड्रग्स हमारी इसके अंदर में आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को देखें तो ये भी हमारा यहाँ पे देखिए फर्दर बहुत सारी सब क्लास में डिवाइड हो जाता है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए आप लोग के सिलेबस में ड्रग्स क्या डायरेक्टली दे रखी हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए अब ये इसका एक जनरल क्लासिफिकेशन होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो रेड कलर से जो भी ड्रग्स आप लोगों को दिख रही हैं ये आपके सिलेबस वाली ड्रग्स हैं, मतलब कि ये ड्रग्स आपके सिलेबस में दे रखी हैं। लेकिन जो ब्लू कलर से हैं ये हमारा मतलब कह सकते हो होती हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं दे रखी हैं। तो आप लोग याद करने को ये पूरी ड्रग्स भी याद कर सकते हो, और अगर आप लोग को सिलेबस वाइज ही याद करनी है तो आप लोग सिर्फ इतनी ड्रग्स याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रग्स हमारी एंटी रेट्रोवायरल के अंदर आती हैं। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नॉन रेट्रोवायरल एजेंट्स के बारे में, तो देखिए ये हमारी वो एजेंट्स हैं जो कि कह सकते हो रेट्रोवायरस के अलावा जितने वायरस हैं उनको ट्रीट करने का काम करेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत सारी सब क्लास होती है, एंटी हर्पिस वायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी हेपेटाइटिस,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसके अंदर भी देखिए बहुत सारे ड्रग्स होती हैं, बट जो आपके सिलेबस के अंदर दे रखी हैं उनको हम लोगों ने रेड कलर से यहाँ पे शो कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। बाकी देखिए, अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में। तो देखिए, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा रेट्रोवायरस, और रेट्रोवायरस का सबसे फेमस एग्जांपल हमारा एचआईवी वायरस होता है, ठीक है। तो एचआईवी जो है हमारा एक टाइप का रेट्रोवायरस ही होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो दे वर्क बाय इनहिबिटिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एचआईवी। अब देखिए, ये जो हमारी रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं ये कैसे काम करती हैं। ये एचआईवी वायरस के डिफरेंट लाइफ साइकिल पे अटैक करके अपना एक्शन शो करती हैं। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे अलग अलग टाइप थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने देखा, तो यहाँ पे देखिए एक हमारा एनआरटीआईज, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। एनआरटीआईज का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, आर क्लास ऑफ एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि ये जो हमारी एनआरटीआईज हैं ये काम कैसे करती हैं। देखिए, एनआरटीआईज क्या है, एंटी रेट्रोवायरल के अंदर एक टाइप है, और एंटी रेट्रोवायरल क्या है, एंटी वायरल एजेंट के अंदर एक टाइप है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान समझिए कि काम कैसे करते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा रेट्रोवायरस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये आरएनए से डीएनए बनाने लगता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आखिर ये आरएनए से डीएनए बनाता ही क्यों है भाई? जब इस वायरस के अंदर आरएनए होता है तो ये डीएनए क्यों बनाता है? देखिए, डीएनए इसलिए बनाता है क्योंकि यहाँ पे करता क्या है कि आप लोग ध्यान समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो वायरस है, ठीक है, ये हमारा होस्ट सेल में एंटर हुआ, ठीक है। अब ये करता क्या है, ये हमारा होस्ट सेल में जब एंटर होता है तो भाई देखिए, अगर इसको होस्ट सेल को कह सकते हो अफेक्ट करना है, होस्ट सेल को जो है अच्छे से अफेक्ट करना है, तो भाई देखिए, अब होस्ट की जो सेल है उसके अंदर तो डीएनए ही बन रहा है ना भाई। जो हमारी मान लीजिए होस्ट हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो डीएनए ही बनता है। तो अब यहाँ पे ये तो हमारा आरएनए बना रहा है, जबकि होस्ट बॉडी में बनती है डीएनए। तो ये क्या करता है, ये हमारा कह सकते हो ये अपने आरएनए से, ठीक है, डीएनए बनाने लगता है। और ये जो डीएनए बनता है, ये डीएनए कैसे बनता है, ये हमारे होस्ट सेल के अंदर जो है जो भी मैकेनिज्म होते हैं उनको यूज करके हमारा होस्ट सेल का डीएनए बनाता है। मतलब कि आप ऐसे समझिए कि ये अपने एलिमेंट्स को, अपने आरएनए को होस्ट सेल के डीएनए में जो है कह सकते हो इंटीग्रेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें जो है, अच्छा मान लीजिए कि ये हमारी होस्ट सेल है, ठीक है, ये हमारा होस्ट का डीएनए है, ये मान लीजिए हमारा वायरल डीएनए है। तो ये करता क्या है, ये हमारा कुछ इस टाइप का डीएनए बनाता है जिसमें ये अपने आप को कह सकते हो इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है, कि अब जो होस्ट के अंदर जो डीएनए बनेगा उसमें एक्चुअल में क्या होगा, उसमें एक्चुअल में वायरल प्रॉपर्टीज होंगी। यानी कि देखिए, नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली हमारा होस्ट का डीएनए इस तरीके से बन रहा था, लेकिन वायरस जब एंटर हुआ, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरस जब एंटर हुआ, उसने क्या किया, उसने आरएनए से डीएनए बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो डीएनए बन रहा है, ठीक है, तो ये डीएनए हमारा क्या है, होस्ट सेल का डीएनए है। और इस होस्ट सेल के डीएनए में क्या है, हमारी एंटी रेट्रोवायरल की प्रॉपर्टीज आ गई। तो अब ये जो डीएनए बनेगा ना, ये बेसिकली हमारा क्या करेगा, ये हमारा फर्दर जो है और रेट्रोवायरस की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और यहाँ पे हमारा बहुत ही हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको, अच्छा इसमें भी देखिए थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग जाएं तो ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि ये जो हमारा कह सकते हो, ये जो हमारा कह सकते हो जो हमारा डीएनए बन रहा है, ठीक है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, ये हमारा इसको मतलब कि ये हमारा आरएनए से डीएनए बनता है, कौन बनाता है, रेट्रोवायरस। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एक लाइन में समझना चाहे अपने एनआरटीआईज को, तो इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि ये क्या करते हैं, ये हमारा जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, देखिए आरएनए से डीएनए कब बनता है, आरएनए से डीएनए तब बनता है जब हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगता है, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा कह सकते हो इसी एंजाइम को यहाँ पे इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से आरएनए से डीएनए नहीं बन पाता है। लेकिन अगर हम लोग और डिटेल में थोड़ा समझना चाहें तो आप लोग थोड़ा समझिएगा, दे मिमिक नेचुरल न्यूक्लियोसाइड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। अब देखिए, जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। देखिए, अब ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये समझिए कि ओवरऑल चाहे न्यूक्लियोसाइड हो चाहे न्यूक्लियोटाइड हो, ये सब मिलके हमारा डीएनए बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये करता क्या है, ये जो हमारा एनआरटीआईज है, ये हमारा नेचुरल न्यूक्लियोसाइड को कॉपी करता है, मतलब उसी की तरह दिखता है। आफ्टर, अब देखिए उसके बाद क्या होता है भाई, अब ये जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है ये क्या होता है, ये हमारा डीएनए बनाते हैं। तो ये जब हमारा एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स होते हैं, ये भी जब इसी की तरह है, तो ये क्या करता है, ये हमारा जो भी डीएनए बन रहा होता है, और ये डीएनए कौन बना
बना रहा है, ये डीएनए हमारा वायरस बना रहा है, तो ये जो वायरस जो डीएनए बना रहा है ये उसके अंदर जाके कह सकते हो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मतलब अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दे गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरल डीएनए, यानी कि जब यहाँ पे वायरल डीएनए हमारा डीएनए बना रहा होगा, जब वायरस यहाँ पे आरएनए से डीएनए बना रहा होगा, तो ये इस डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कि इस डीएनए में जाके फिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए भाई, चाहे ये डीएनए हो चाहे जो भी डीएनए हो, बनेगा तो हमारा इसी न्यूक्लियोसाइड से, और ये न्यूक्लियोसाइड की तरह होते हैं, तो जो वायरल डीएनए है उससे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो जान नहीं पाता है, और वो यहाँ पे क्या करता है, इन दवाओं को, ये जो हमारे एनआरटीआईस हैं, इनको अपने अंदर कह सकते हो फिट कर लेता है, तो ये उनके अंदर फिट हो जाते हैं। इनकॉर्पोरेट मतलब उसके अंदर फिट हो जाना, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। नाउ एनआरटीआईस आर बेसिकली फॉल्टी न्यूक्लियोसाइड, यानी कि अब एनआरटीआईस क्या होते हैं भाई, देखिए आप ऐसे समझिए कि जो हमारा नॉर्मल न्यूक्लियोसाइड होता है उसके अंदर हमारा यहाँ पे कह सकते हो एक हमारा जो है 3OS ग्रुप देखने को मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे फॉल्टी न्यूक्लियोसाइड है, यानी कि ये जो हमारा एनआरटीआईस है ये हमारे फॉल्टी न्यूक्लियोसाइड है, अब इनके अंदर ये ग्रुप होता नहीं है, तो ये जब ग्रुप नहीं होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, ठीक है, और जब नहीं हो पाती है तो हमारे क्या होता है भाई, जब डीएनए बना ही नहीं पाएगा, जब आरएनए से डीएनए नहीं बनेगा तो हमारा फाइनल प्रोसेस नहीं हो पाएगी और हमारा यहाँ पे रेप्लिकेशन यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है, यानी वायरस यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे जो है ड्रग्स काम करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारे सिलेबस में इसके अंदर जो है 4 ड्रग दे रखी हैं, कोई भी स्टार ड्रग नहीं है, तो बस हम लोग यहाँ पे इनका जो है स्ट्रक्चर और यूजेज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर और यूजेज हो गया। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्लास के बारे में, जो कि हमारी यहाँ पे NNRTIs। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, अब हम लोग बात करेंगे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स आर क्लास ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV, ठीक है। अब देखिए अनलाइक एनआरटीआईस, यानी कि एनआरटीआईस ये एनआरटीआई की तरह नहीं काम करती हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियो, देखिए एनआरटीआई क्या कर रहा था, न्यूक्लियोसाइड को मिमिक कर रहा था, लेकिन ये ऐसा नहीं करती हैं, इंस्टीड दे बाइंड डायरेक्टली टू स्पेसिफिक साइट ऑन HIV1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड, मतलब देखिए ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है। अब देखिए किसी भी एंजाइम में एक होती है मेन साइट, एक होती है उस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम की चाहे मेन साइड हो चाहे एलोस्टेरिक साइड हो, दोनों पे बाइंडिंग पॉसिबल होती है, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली बाइंडिंग हमारी मेन साइड पे होती है, लेकिन हमारा जो एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे नॉन NNRTIs होते हैं, ये क्या होता है, ये हमारा एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जो हमारा एंजाइम है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, उसकी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि स्टार्टिंग में ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये इसकी एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे जैसे ही ड्रग्स बाइंड होंगी, अब ये क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे, यानी कि ये मान लीजिए इसको कुछ ऐसा बना दी, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए इसको कुछ ऐसा बना दी, मतलब इन्होंने क्या किया, इसके स्ट्रक्चर से ही छेड़छाड़ कर दी, ठीक है। दिस बाइंडिंग कॉजेज अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम, रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी एंड प्रिवेंटिंग द कन्वर्जन ऑफ वायरल आरएनए इनटू डीएनए। और देखिए जब एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो एंजाइम का काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, तो भाई ये क्या करेगा, ये आरएनए से डीएनए नहीं बना पाएगा, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 ड्रग है, हमारा लोविराइड और डेलावेल्डिन, तो ये दोनों भी हमारी स्टार ड्रग नहीं है, तो इनका बस आप लोग स्ट्रक्चर और यूजेस देख लीजिए। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने प्रोटीएस इनहिबिटर्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए प्रोटीएस इनहिबिटर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि जैसे देखिए भाई कोई भी चीज हो, ठीक है, तो चाहे हमारा वायरस हो चाहे जो हो, ठीक है, तो उसको भाई प्रोटीन तो बहुत जरूरी होता है। अब ये देखिए जो वायरल प्रोटीन्स होते हैं ना, जो वायरस का प्रोटीन होता है, ये बेसिकली बनता है हमारा यहाँ पे पॉलीप्रोटीन प्रिकर्सर से, मतलब कि देखिए पॉलीप्रोटीन प्रिकर्सर्स क्या होते हैं, हमारा वायरल प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए ये बनाते कब है, ये बनाते तब है जब इस पॉलीप्रोटीन को हम लोग यहाँ पे क्लीव करते हैं या फिर कह सकते हो ब्रेक करते हैं, ठीक है। मतलब पॉलीप्रोटीन देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स कह सकते हो एक साथ हैं, है ना, पॉली है, तो हमें जब वायरल प्रोटीन में बनाना है तो हमें इन्हें अलग अलग करना है, ठीक है। और अलग अलग करने के लिए क्या होता है, हमारा एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्रोटीएस। तो अब सिंपल सी बात है, आप लोग नाम ही से समझ लो, प्रोटीएस इनहिबिटर्स क्या होंगे, ये हमारा जो है कह सकते हो HIV प्रोटीएस जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाते हैं, और जब बाइंड हो जाते हैं तो इसको इनहिबिट कर देते हैं, और यही एंजाइम क्या कर रहा था, यही एंजाइम इस प्रोटीन को क्लीव करके हमारा वायरल प्रोटीन बना रहा था। तो जब ये एंजाइम ही ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन हमारा क्लीवेज नहीं हो पाएगा उसका, यानी इसका ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, और प्रोटीन हमारा वायरल प्रोटीन बन ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एज अ रिजल्ट इमेच्योर नॉन इन्फेक्टियस वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस, जो कि हमारे कुछ भी एक्शन नहीं शो कर पाएंगे। अब इसके अंदर भी हमारी 3 ड्रग है,
जो कि हमारी स्टार नहीं है एक भी ड्रग, तो इनका भी आप लोग बस स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी नॉन रेट्रोवायरल एजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो नॉन रेट्रोवायरल एजेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा अपने एंटी एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स को, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे रेट्रोवायरस के अगेंस्ट में काम करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा आरएनए से डीएनए बनाता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे नॉन रेट्रोवायरल, यानी कि ये हमारी वो एजेंट्स होंगे जो कि नॉन रेट्रोवायरस, वायरसेस दैट डू नॉट यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज पार्ट ऑफ देयर रेप्लिकेशन साइकिल। यानी देखिए ये ऐसा नहीं करते हैं, ये आरएनए से डीएनए नहीं बनाते हैं, ये नॉर्मली इनके अंदर देखिए ऐसा, अब एक चीज में कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि नॉन रेट्रोवायरल हमारे वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ डीएनए होता है। देखिए इनके अंदर भी डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन अगर इनके अंदर आरएनए होगा भी तो ये आरएनए से डीएनए नहीं बनाते हैं, बस ये इनकी खासियत होती है। अब इसके अंदर भी जैसे हमारा सबसे पहले एंटी हेरपिस वायरल हेरपिस ड्रग्स हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारा एक हेरपिस वायरस होता है उसको ट्रीट करने में यूज करी जाती हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी थोड़ा बहुत सिमिलर सा ही होता है, यानी ये भी हमारे न्यूक्लियोसाइड के एनालॉग होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, ये हमारा वायरल एंजाइम के थ्रू एक्टिवेट किए जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद देखिए क्या करते हैं, ये हमारा कह सकते हो नेचुरल न्यूक्लियोटाइड से जो है कंपीट करते हैं। यानी कि देखिए अब होता क्या है भाई, डीएनए है तो डीएनए बनता हमारा न्यूक्लियोटाइड से ही है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पे देखिए हेर्पिस वायरस के अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है। तो जो हेर्पिस वायरस के अंदर जो डीएनए है, ठीक है, जब उसका रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी कि जब नए डीएनए बन रहे होते हैं, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे उन नए डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट यानी कि फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर भी यहाँ पे फॉल्टी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमारे डीएनए चेन को प्रीमैच्योर टर्मिनेट कर देते हैं, यानी कि डीएनए पूरी तरीके से बनता ही नहीं है, उसका प्रीमैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है, और हमारी यहाँ पे वायरल प्रोटीन हमारी यहाँ पे कह सकते हो वायरस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हैं तो इसमें हमारी एक स्टार ड्रग आ जाती है जो कि हमारी एसाइक्लोवीर है, तो इसकी सिंथेसिस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा एसाइक्लोवीर का स्ट्रक्चर हो गया। अब सिंथेसिस की बहुत ही सिंपल सी है, हमारा 2-chloro-6 अमीनो प्यूरिन डेरिवेटिव से यहाँ पे इसकी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो इसका हम लोग सबसे पहले जो है डाई एजोटाइजेशन कराते हैं, यानी कि इस NH2 को हम लोग यहाँ पे OH में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर फर्दर क्या होगा, बस इसमें कुछ नहीं है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन फर्दर हम लोग यहाँ पे अपने अमोनिया और मिथाइल OH के साथ मिथेनॉल के साथ कराएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, हमारा यहाँ पे जो है हमारा एसाइक्लोवीर देखने को मिल जाएगा। तो इसमें भी देखिए कुछ खास नहीं हो रहा है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोल सकते हो, बाकी ऑक्सीडेशन नहीं है, मतलब ये हमारी सिंपल सी जो है रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसाइक्लोवीर बन जा रहा है। तो ये हमारा जो है हेर्प सिम्प्लेक्स वायरस को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। बाकी ये हमारा गैनासाइक्लोवीर हो जाता है, और हमारा यहाँ पे ये आइडोक्लोरिडीन ट्राइफ्लोराइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी ड्रग्स इसके अंदर आ जाती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे इसके अंदर क्लास आ जाती है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स, ठीक है। तो एंटी इन्फ्लुएंजा भाई सिंपल सी बात है, इन्फ्लुएंजा ए या फिर इन्फ्लुएंजा बी को ट्रीट करने में यूज करी जाती हैं। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए कोई भी वायरस हम लोगों ने देखा कि वायरस जब हमारा सेल के अंदर जाता है तो क्या करता है, वो अपना जो है जो भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसको रिलीज करता है। अब रिलीज करने के लिए क्या होगा भाई, रिलीज करने के लिए यहाँ पे वायरस की अनकोटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा हो तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने अभी जब वायरस के बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वायरस रेप्लिकेशन में क्या होता है, वायरल रेप्लिकेशन में हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, अनकोटिंग। अनकोटिंग में क्या होता है, जो हमारी कैप्सिड है वो यहाँ पे अनकोट हो जाती है, और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल वो रिलीज हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अनकोटिंग ना हो और ये रिलीज ही ना हो पाए तो क्या होगा, वायरल रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग्स होते हैं ये हमारे इसी तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ये हमारा इस वायरस में हमारा एक चैनल होता है M2 प्रोटॉन चैनल, ठीक है। अब इस M2 प्रोटॉन चैनल के थ्रू क्या होता है कि हमारा H+ अंदर आता है, ठीक है। और कह सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो इस H+ का अंदर आना बहुत जरूरी है अगर हमारे वायरस को जो है अनकोट होना है। अब अगर ये H+ नहीं आ पाएगा, H+ मतलब प्रोटॉन हो गया, ठीक है। तो अगर ये प्रोटॉन नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, हमारा जो वायरस है वो अनकोट ही नहीं होगा, यानी कि दिस इनहिबिटिंग कोटिंग ऑफ द वायरस प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ वायरल आरएनए इनटू साइटोप्लाज्म। तो जब यहाँ को कोटिंग ही नहीं होगी तो हमारा वायरल आरएनए रिलीज ही नहीं हो पाएगा, और जब ये रिलीज ही नहीं होगा तो क्या होगा भाई, हमारी फर्दर सिंथेसिस हो ही नहीं पाएगी, तो हमारा काम बन जाएगा। अब इसके अंदर हमारी दो ड्रग है, एमेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड और रिमेंटिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये बस इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोग देख लीजिए। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारी फाइनली आ जाती है
एंटी हेपेटाइटिस सी वायरस ड्रग्स, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस को, जो कि हमारा मेनली जो है लिवर को अफेक्ट करता है। अब इसके अंदर जो हमारी पहली ड्रग है वो हमारी रिबावायरिन आ जाती है। अब देखिए ये क्या करता है, ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा देखिए, हाँ ठीक है, तो देखिए ये हमारा जैसे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, डीएनए, तो ये डीएनए मिलके बना होता है किससे, डीएनए मिलके बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। अब देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड कोई एक टाइप का नहीं होता है, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे एक एटीपी आप लोगों ने सुना होगा, एटीपी, एटीपी भी हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड है। फिर हमारा जीटीपी हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि मिलके हमारा डीएनए बनाते हैं। तो देखिए भाई एटीपी हो चाहे जीटीपी हो गया, तो देखिए जीटीपी में हमारा जो बेस होता है वो हमारा होता है ग्वानोसिन, ठीक है। तो हमारा ग्वानोसिन होता है। अब देखिए ये जो हमारी ड्रग्स हैं ये क्या होता है, ये इसी जीटीपी का ग्वानोसिन जो होता है, ग्वानोसिन का एनालॉग होती है, ठीक है। तो जब ये ग्वानोसिन का एनालॉग होती है तो क्या होता है, ये जीटीपी की ये जो है कह सकते हो हमारा आरएनए सिंथेसिस को इंटरफेयर कर बाय इंटरफेयरिंग विद वायरल आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब हमारा आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए, तो आरएनए को बनने में हमारा एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरफेयर कर देती है। ये हमारा दो तीन तरीके से काम करती है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो ये आरएनए सिंथेसिस को रोकती हैं। दूसरा ये क्या करती हैं, दूसरा ये हमारा आयनोसिन मोनोफॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम को यहाँ पे इनहिबिट करती हैं। और ऐसा समझिए कि ये हमारा इन्वॉल्व होता है जीटीपी को बनाने में, ठीक है। तो जब ये इनहिबिट हो जाता है तो जीटीपी का लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। और जीटीपी भी हमारा आरएनए को बनाने में यूजफुल होती है। देखिए आरएनए हो चाहे डीएनए हो, ठीक है, इन दोनों में हमारा ये सारे कह सकते हो ये सारे हमारे न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं। चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों बनते न्यूक्लियोटाइड से ही हैं। डीएनए में हमारा डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में देखिए डीएनए में हमारा डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए में हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है। अब देखिए ये सब चीज़ें आप लोग को पता होंगी तो आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं पता होंगी तो फिर कितना डिटेल में मुझे बताना पड़ेगा, आप लोग खुद ही समझो। तो आई होप कि अगर पता भी होंगी तो आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होगे, नहीं भी पता होंगे तो आई होप कि थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें जीडीपी लेवल्स को यहाँ पे रिड्यूस कर दी हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। और थर्ड देखिए, थर्ड क्या होता है, थर्ड हमारा लीथल म्यूटाजेनेसिस, यानी कि हमारा क्या करता है, हेपेटाइटिस वायरस को कह सकते हो म्यूटेट कर देती है, यानी कि उसके उसमें जो है म्यूटेशंस कर देती हैं। और कैसा म्यूटेशन, लीथल, लीथल मतलब कि जो कि उसको आगे चल के किल, मतलब उस वायरस को खत्म कर दे, ऐसा म्यूटेशन कर देती हैं, उसमें ऐसे चेंजेस कर देती हैं। और इसके बाद हमारा होस्ट जो भी हमारा जिस बॉडी को उसने अफेक्ट किया उसके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छे से काम करता है तो हमारा वायरस के अगेंस्ट में ज्यादा फाइट करेगा। यानी ये चार तरीके से काम करती है। पहली बात ये वायरल आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरफेयर करती हैं, फिर आयनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस को इनहिबिट करती हैं, फिर हमारा लीथल म्यूटाजेनेसिस कराती हैं और होस्ट के इम्यून रिस्पांस को भी बढ़ाती हैं। तो कुछ इस टाइप से ये ड्रग्स हमारी काम करती हैं। और हमारा इसका यूज जो है हेपेटाइटिस सी और कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट में भी इसका यूज हमें देखा गया था, ठीक है। तो ये हमारी एक ही ड्रग इसके अंदर थी और ये था हमारे यहाँ पे एंटीवायरल एजेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और ये थी हमारी यहाँ पे कंप्लीट यूनिट नंबर 3। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को आप यहाँ पे जो है हो सके तो अपने किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।